नमस्कार, 5 की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। राहुल गांधी के विस्फोटक दावे से सियासत में भूचाल आ गया है। राहुल का दावा है कि महाराष्ट्र चुनाव में बड़े पैमाने पर फिक्सिंग हुई है। इसे बिहार इलेक्शन में भी दोहराया जाएगा। ये बड़ी बात है, इसको थोड़ा गंभीरता से गहराई से समझेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे हार की बौखलाहट बताया है। अब इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। पहले तो इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है कि कांग्रेस की तरफ से इस पर अपनी बात रखी जानी चाहिए, आइए एक प्रतिनिधिमंडल मिल ले। गए नहीं है अभी तक। दूसरी बात यह है कि ये महाराष्ट्र वाली बात अचानक से फिर से कैसे सामने आए। अभी तो चुनाव होना है बिहार में। क्या बिहार को लेकर अब इस तरह की सोच बनाई जा रही है कि अगर मान लो कुछ हुआ तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ गड़बड़ी की गई, इस तरह का कुछ माहौल बनाया जा रहा है। दूसरा, इन दावों के जरिए कांग्रेस चाहती क्या है, ये कुछ समझने जैसी बातें हैं और इसमें मदद एक पूरा पैनल मेरे साथ करेगा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सियासत में चुनाव फिक्सिंग के दावे पर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने ईवीएम के बाद अब सीधा चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है। राहुल का दावा है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी। बात महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर आई तो देवेंद्र फडणवीस खुद सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी के दावों को झूठा करार दिया। मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। जो चोरी करके जो सरकार बनी है उसके जो मुख्यमंत्री है वो उनका इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन का क्यों बचाव कर रहे हैं? आपको कोई वकील के नाते इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी रखा है। इस सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना चाहिए। और जो चोरी हुई है वो महाराष्ट्र की सरकार चोरी से बनी है। पूरे देश की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है जो इसी साल होने हैं। राहुल ने भी महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार का जिक्र किया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी प्रहार तेज हो गए। तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। बिहार चुनाव में एनडीए सुशासन मॉडल और डबल इंजन सरकार का दम दिखा रही है, तो विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर और चुनाव में धांधली का मुद्दा बना रही है। अब देखना है कि जनता किसके दावों पर भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भाई मानो ना मानो है तो बिहार का मामला। आइए इसको समझते हैं। मेरे साथ धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। विवेक कोरडे साहब प्रवक्ता कांग्रेस हैं, महाराष्ट्र को बड़े अच्छे से जानते हैं। इसी तरह हिमराज राम जी प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड हैं और बिहार की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगा, चाह क्या रहे हैं आप लोग? कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, कांग्रेस क्या चाहती है ये राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे लिखा है। 5 स्पेसिफिक आरोप इलेक्शन कमीशन पे किए। पहला आरोप यह है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति वाले पैनल में गड़बड़ी करना। आप जरा 1.5-2 साल पीछे जाएंगे तो किस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 24 घंटे में हुई थी और जिसको कोर्ट ने भी नकारा था वो आपको मालूम होगा। फिर जो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि 3 लोगों का पैनल होना चाहिए, एक विपक्ष का नेता, प्राइम मिनिस्टर और तीसरे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कानून बना के वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा दिया। राहुल गांधी जी का दूसरा आरोप है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना, और अनेक उदाहरण हमने दिए हैं जहां फर्जी नाम जोड़े गए और इतने नाम जोड़े गए
कि 5 साल में जितने नाम नहीं जोड़े गए थे उससे ज्यादा नाम 5 महीने में जोड़े गए। तीसरा आरोप हमारा बहुत स्पष्ट है कि जो मतदान के आंकड़े 5 बजे प्रसिद्ध होते हैं, उसके बाद में जो आंकड़े प्रसिद्ध होते हैं वो लोकसभा का चुनाव हो या महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो, उसमें 6% बढ़ोतरी देखी गई है। और चौथा स्पेसिफिक आरोप ये है कि जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट जीतने चाहिए ऐसा इनको लगता है, वहां फर्जी मतदान किया जाता है। और जो मांगते हैं उनसे कि इसके सबूत पेश करो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करो, तो कानून बदल के वो रिकॉर्डिंग छुपाया जाता है। सवाल इतना ही है, अगर ये एक बूथ पे मतदान होने के बाद अगर 4-4, 5-5 अच्छा विवेक जी, ठीक है, मैंने आपने जो बातें बोली हमने इसको डिटेल में सुना। हालांकि देखिए, जी विवेक जी एक आप सुनिए तो सही, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड की बात, 30 सेकंड की मेरी बात सुन लीजिए। ऐसी कोई बात अभी जो आपने बोली, ऐसी कोई बात नहीं जो हमने पहले ना की हो या जो पहले नहीं आई हो। यह अभी बिहार चुनाव के ठीक पहले महाराष्ट्र का फिर से एक बार मुद्दा उठाना, वो भी तब जब इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका आप लोग आते क्यों नहीं हो, प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया, आपको बोला गया आपको और कोई डाउट हो रहा है तो कोर्ट के पास जाइए, क्या उच्च न्यायालयों पर भी आपको भरोसा नहीं? इलेक्शन कमीशन खुद आपको कई बार बोल चुका है जाइए, आप कहते हैं नहीं थोड़ा समय लगेगा हमको। अब वो किस बात का समय लगता है मुलाकात करने में, वो भी समझ में नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन ये सवाल पूछता है आपसे। देखिए, राहुल गांधी ये विपक्ष नेता है लोकसभा में और वो संवैधानिक पद पर है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जब खुलेआम आरोप करता है तो उन आरोपों को जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहाने नहीं बनाने चाहिए। उन्होंने तो अपनी वेबसाइट पर जवाब डाल के बोल दिया कि हमने जवाब भी दे दिया, वेबसाइट पर भी डाल दिया। देखिए, पॉलिटिकली तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अपनी बात रखेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, उनकी जो बातें आई वो आपको बता देता। उन्होंने कहा आपको जवाब दिया, वो जवाब अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। कांग्रेस ने जितनी बार प्रश्न पूछे उनको जवाब दे दिया। ये भी कहा कि आ जाओ भाई, और परेशानी है प्रतिनिधिमंडल लेकर आ जाओ भाई, और परेशानी उच्च न्यायालय चले जाओ। सुनिए, आप हमें पूछ रहे हैं ना, उन्होंने सब जवाब दिया है। हमने जो वोटर्स लिस्ट मांगी है, लोकसभा की वोटर्स लिस्ट दे दो और विधानसभा की वोटर्स लिस्ट दे दो, वो जो हम पढ़ सके, मशीन से पढ़ सके या मैन्युअली पढ़ सके। क्यों नहीं दे रहे? जाहिर करने को तैयार है चुनाव। चलिए ठीक, मैं अभी मेरी आपकी बातचीत लंबी हो जाएगी। धनंजय जी भी हमारे साथ हैं, हिमराज जी भी हमारे साथ हैं। धनंजय जी, आपने विवेक कोरडे साहब को सुना। विवेक कोरडे साहब भी बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं जानता हूं, बड़े संयत तरीके से अपनी बात रखते हैं। कुछ सवाल उन्होंने उठाए, उनके सवालों से एक लब्बो-लुबाब ये निकल के आता है कि ओवरऑल कांग्रेस ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर उन्हें संदेह है। देखिए, ऐसा है ना कि वो कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो कांग्रेस की कल्चर है। वो कांग्रेसी कल्चर की पुष्टि कर रहे हैं। आजाद भारत में सबसे पहले जो गड़बड़ी हुई थी चुनाव में, वो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ प्रोविंस की सीट पर डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए किया था। डॉक्टर अंबेडकर काजरोलकर से कितने से हारे थे? 14,000 से। और कितने वोट इनवैलिड किए गए थे? 78,000 वोट, 78,000 मतों को इनवैलिड कर दिया गया था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे। ये पंडित नेहरू ने किया था और इसकी शिकायत खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अब आप दूसरी बात, अगर आप आए फिर कांग्रेस के इतिहास में थोड़ा आगे जब आप बढ़ेंगे तो इस देश में एक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव में गड़बड़ी करने की सजा मिली है और वो कन्विक्टेड हुई है, उसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी है। तो ये कांग्रेस का कल्चर की घटनाएं करना, इस तरह की चीजों को अंजाम देना और चुनाव में गड़बड़ी करना। और दूसरी बात, चुनाव आयुक्त का पद छोड़ करके राज्यसभा आए हैं और फिर राज्यसभा से छोड़ के चुनाव आयुक्त भी बन गए, जस्टिस भी निकल करके आए हैं और फिर वापस बने हैं। तो कांग्रेस इसको अपने
लोकतंत्र को अपने परिवार तंत्र की तरह, अपने दुकान की तरह चलाती रही है। इसलिए कांग्रेस को सर आज स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसियां चुनाव करा रही हैं। आज जनता के बीच में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आज सब कुछ क्लियर कट है, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। अच्छा सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं धनंजय जी, और मैं ये भी जानता हूं कि जब भी हम ये बात करते हैं तो ये एक दूसरे पे, जैसे आपने इंदिरा जी, नेहरू जी, ये सब भी याद कर लीजिए। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों ने किया या पहले हुआ है इतिहास में, तो क्या ये हमारे यहां का कल्चर है? क्योंकि दर्शकों के जहन में ये जाता है कि अच्छा तब भी होता था तो क्या अब भी चल रहा होगा, जैसा कोई भाव ना चला जाए। इन्होंने जो सवाल पूछे हैं कि ये बातें हैं, इस तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए इनके, इस पर आपको लगता है? और ये भी कह रहे हैं, अभी हालांकि कोर्डे साहब ने नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता का काम कर रही है। नहीं देखिए तिवारी जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने पहले भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोग राज्यसभा वहां से 1 महीने में नहीं हुए थे और राज्यसभा चले गए, चुनाव आयुक्त, और ये सब लोगों को नाम भी पता है। तो इसका मतलब है कुछ ना माला फाइट कांग्रेस के साथ चल रहा होगा, हैंड इन ग्लव्स होगा। लेकिन हम लोगों ने कभी संवैधानिक संस्थाओं पर देश के आरोप नहीं लगाए। कभी भी किसी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी के संस्कार का हिस्सा है, और संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जागीर समझना ये कांग्रेस के संस्कार का हिस्सा है। जब लगातार कांग्रेस ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए, कोर्ट में गए, कोर्ट में कई बार लोग गए, कई तरह के लोग गए, कई सूडो लोग गए, कोर्ट में तमाम डिसीजन आते रहे, और जैसे ही आप कर्नाटका जीतते हैं, जैसे ही आप तेलंगाना जीतते हैं, जैसे ही आप हिमाचल जीतते हैं, आपको चुनाव आयुक्त निष्पक्ष लगता है, और जैसे ही आप चुनाव हारते हैं आपको पूरा लोकतंत्र खतरे में लगता है। यहां तक कि राहुल गांधी जाकर के अमेरिका और लंदन की धरती पर कहता है कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी व्हाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग, मतलब आप दूसरे देशों से भारत में इंटरफेयर करने की उम्मीद करने लगते हैं। इस तरह की बातें करना, और जब पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहा है, न्यायालय है, सब कुछ है इस देश में, चुनाव आयोग लगातार जवाब दे रहा है, वेबसाइट डाले जा रहा है। अब हुआ क्या कि कांग्रेस के राहुल गांधी को पूर्वाभास हुआ जब वो बिहार में गए और अपनी उन्होंने यात्राएं शुरू की। को डाटा दे देता हूं, 1980 से 90 के दशक बीच में बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, और ये 10,000 बूथ लूट के केस हुए, 10,000 बूथ लूट, 10,000। 89 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 3,000। ठीक है, नहीं आप अच्छी जगह ले आए, आप अच्छी जगह ले आए, चर्चा में लाना भी चाह रहा था यहाँ बिहार। आपने बिहार बोला, अभी इस पे रुकते हैं, वो तो आपको अभी समय मिलेगा तो आप और गिनाइएगा कि इनके समय पर क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन ये बात सही है, हिमराज जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो तो बिहार को बड़ा करीब से जानते हैं। लेकिन विवेक कोरडे जी कुछ बीच में जोड़ना चाह रहे थे। सर बहुत संक्षेप में जोड़िएगा। और एकदम संक्षेप में। हाँ बोलिए। देखिए, ये चुनाव आयोग के ये प्रतिनिधि है ही, लेकिन मुझे पूरा शक है कि चुनाव आयोग की एक तो बीजेपी से युति है या बीजेपी में विलीन हो गया है। चलिए हिमराज जी, अभी ये इस पे क्या जवाब दिया? नहीं इस पे अभी आरोप लगा रहा हूं चुनाव आयोग। आपके आरोप तो हैं ही, आपने तो लाइन से 5 आरोप लगाई दिए हैं पहले। अब इनके साथ हिमराज जी, या तो विलीन हो मैं आता हूं, इस पे आता हूं, थोड़ा बिहार पे भी बात करते हैं। हिमराज जी, ये बात सही है कि एकदम से ये बिहार चुनाव के पहले जो महाराष्ट्र वाला मामला सामने आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र के मुद्दे को उठाकर बिहार की तरफ एक निशाना किया गया है। कांग्रेस की जमीनी तैयारियां होंगी, अपने अपने स्तर पर सब काम कर रहे होंगे, आरजेडी को अपनी अपेक्षाएं होंगी, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग क्या ऐसा मान रहे हैं कि कोई मनोबल गिरा हुआ है, या उनको लग रहा है हमारी तैयारी महाराष्ट्र जैसी? क्योंकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दो ऐसी जगह रही, और हरियाणा भी समवॉट, कि जहां पर ऐसा लगता था, सर्वेज भी ये बता रहे, इंडिपेंडेंट सर्वेज भी ये बता रहे थे कि कांग्रेस जो है वो शायद अच्छा कर सकती है। लेकिन एंड टाइम पर आपके सहयोगियों की, क्योंकि आपका तो यहां पर स्टेक नहीं था जैसा बिहार में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर हम यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो पूरा जो गठबंधन था उसकी रणनीति कुछ ऐसी चली कि एकदम से तेज हवा चल गई, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा उनको लग रहा है कि कहीं दूसरी गड़बड़ी ना हो जाए, या आप इसको किसी और नजरिए से देखते हैं? देखिए, बिहार में चुनाव है और राहुल जी का बार बार बिहार में अभी आना जाना जारी है। इसके पीछे यही कारण है कि ये तो बड़ी सक्रियता से और आक्रामकता के साथ चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, और अपना संबोधन के दौरान भी बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, प्लानिंग ये है कि बिहार के अंदर कांग्रेस की जो हैसियत है वो किसी से छिपी हुई नहीं। यहाँ बिहार में कांग्रेस आकर के
बयान तो इनके प्रभारी देते हैं कि हम बिहार में ए टीम बन के काम करेंगे, बी टीम बन के काम नहीं करेंगे, लेकिन आरजेडी इनको तजर्बा नहीं दे रही। आरजेडी कहती है हमको नेता मान लीजिए, और ये कहते हैं कि हम ए टीम बन के काम करेंगे। इसलिए इन लोगों में तो ऐसे ही तालमेल का अभाव है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, एनडीए ने जो काम किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा स्वास्थ्य का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, या जिस क्षेत्रों की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके काम किया है और भारत के कई राज्यों से आगे निकल चुका है, यानी नंबर 1 पर चला गया है। बिहार में महिलाओं को पुलिस बल और सेना में बहाली को लेकर के देखेंगे, या महिला सशक्तिकरण, महिलाओं में आत्मनिर्भरता की बात और करेंगे, तो बिहार नंबर 1 पर चला गया। सबसे ज्यादा नौकरी देने वालों में बिहार एक पहला राज्य बन गया है। बिहार के अंदर हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसके बदौलत बिहार की जनता का जी भरोसा और विश्वास एनडीए में आपका मानना है एनडीए मजबूत है, जमीन पर हमने अच्छा काम किया है, इनको अपेक्षित हार की आशंका या हार जो है उसकी आशंका सता रही है, डर सता रहा है, इस वजह से ये इस तरह का दांव खेल रहे हैं। विवेक जी, अब ये तो देखिए पॉलिटिकल है जो हिमराज जी ने कहा, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, मनोबल गिरता है, कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरता है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो बिहार में भी हो सकता है, जैसी बात बोल रहे हैं, तो आप लोग चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं फिर? तो देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल गिरने वाला नहीं है। जी, आ रहा हूं धनंजय जी। राहुल जी जब ये बात करते हैं कि ऐसा ही बिहार में होगा, तो जो महाराष्ट्र में हो गया ऐसा बिहार में ना हो, और ये बिहार में जो ये जंगल राज बनाया है ये नीतीश जी ने, तो महिलाओं के बलात्कार के आज भी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है क्या किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। ये जो नीतीश जी का जंगल राज है वो जाने वाला है, और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कार्यकर्ता सतर्क होकर काम करे, इसलिए राहुल जी ने ये बोला है। नहीं तो आप इलेक्शन कर्नाटक में और आप क्या सोच रहे हैं? आप बिहार चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन को बदल देंगे? से काम किया। अच्छा, मान लीजिए बिहार चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन नहीं बदला, या आप जो कि नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं है क्योंकि, तो क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे बहुत ही, तो फिर ये सब बोल के चुनाव लड़ने का क्या फायदा? आयोग के हर अफसर पे हमारी नजर रहेगी और हम बिल्कुल धांधली नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन कमीशन यही तो कह रहा है, बूथ पर 10.5 लाख कर्मचारी हैं और अन्य आपकी पार्टी के कई ऐसे पर्यवेक्षक होते हैं जो बैठाए जाते हैं, आप उन सबका अपमान कर रहे हैं, उन सबको भी नाराज कर रहे हैं कि उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। देखो, उन्होंने अपना काम ढंग से किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो शुरू से ही योजनाबद्ध तरीके से धांधली की, उसके वजह से ये चीज हो गई है। ठीक है, कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ता गाफिल रहे होंगे, कहीं न कहीं हमारे अब देखिए क्या होता है, इस समय तक चर्चा में सबके जहन में बोलने के लिए कुछ ना कुछ आता है, तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधे अब आप लोग आपस में, मैं चाहूंगा, अभी धनंजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे और हिमराज जी भी। धनंजय जी पहले आप अपनी बात बोले। को धांधली करने का कोई मौका ना मिले जी, इसलिए धनंजय जी ये कहा है। धनंजय जी, देखिए तिवारी जी, बिहार में कहावत है कि अंधरा के सुतले की या जगले की, यानी अंधे आदमी का सोना क्या और जगना क्या। कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ना क्या और नहीं लड़ना क्या, दोनों एक ही जैसा है। हार सुनिश्चित तो छोड़ दीजिए, बिहार में स्थिति ये है कि इनका रेलिवेंसी का खतरा। अब ये अपने सहयोगी दल इनको ये मान रहा है कि इनकी वजह से हम सत्ता में नहीं आएंगे। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस खुद को रिलेवेंट बनाने के लिए भांति भांति के उपक्रम कर रही है, भांति भांति की चीजें कर रही है, किसी तरह से रिलेवेंसी में बने। कहते हैं ना, हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए कुछ ना कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, और पब्लिसिटी का प्रेशर इतना है कि लोग अनावृत हो जाते हैं सुबह के अखबार में रहने के लिए। तो कांग्रेस सुर्खियां बटोरने के लिए सब कर रही है। और जो भाई साहब कहते हैं कि हम तो आरोप लगाएंगे, बिल्कुल राहुल गांधी भी आरोप लगाते हैं और कोर्ट में जाके माफी मांग के आते हैं। कई जगह कोर्ट में वो माफी मांग चुके हैं, चाहे चौकीदार चोर का मामला हो, राफेल का मामला हो, कोर्ट ने उनको कई बार कान पकड़ के माफी मंगवाया है, फिर वो माफी मांग लेंगे। तो ये इस तरह की हरकतें एक नेता प्रतिपक्ष को एक स्वस्थ लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। और दूसरी बात है कि कांग्रेस के अगर बूथ कैप्चरिंग के केस निकाले तो कांग्रेस का एक सेवा दल होता था, वो बूथ कैप्चरिंग दल के तौर पे आने वाले समय में कन्वर्ट हो गया था। हजारों हजार केसेस बूथ लूट के उनके कार्यकर्ताओं के नाम थे।
इसके अलावा पंडित नेहरू से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के तमाम तरह की घटनाएं, और इसके अलावा इस पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए जो ब्राइब कांड हुआ था, घुसखोरी कांड हुआ था, वो भी कांग्रेस के काला अध्याय ही है। उससे जगदीश टाइटलर के लेकर के सिखों के नरसंहार से लेकर के कांग्रेस की कालीमा गिनाने लगे, और चुनाव आयोग के पद से हटने पर राज्यसभा जाने को लेकर के ठीक, अगर हम कांग्रेस के इतिहास पर एक दृष्टि डाले तो इनके काले अध्याय को देख करके लोकतंत्र शर्मसार। बोलिए कोर्टे साहब, बोलिए। रही बात, देखिए हमारे महाराष्ट्र में जब शिवाजी का राज था तो उनके दो सरदार थे, संताजी धनाजी, और उनकी इतना डर लगता था मुगलों को, तो उनके घोड़े भी जब पानी पीने को जाते थे ना तो पहले देखते थे कहीं संताजी धनाजी दिखते हैं क्या। इस तरह का डर उनको राहुल गांधी जी का लगता है। अभी बात रही राहुल गांधी ने जो सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी, वो चौकीदार चोर है इसके लिए नहीं मांगी। राहुल गांधी स्लिप ऑफ टंग से जो कह गए कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है, इसके लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी। दूसरी बात, ये जो बीजेपी के जो मान्यवर प्रवक्ता है वो संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, हम बदनाम कर रहे हैं। अरे संवैधानिक संस्थाओं की पूरी विश्वासार्हता आप लोगों ने खत्म की। एक दिन पहले उसके घर पे सीबीआई को भेजने का, दूसरे दिन ईडी को भेजने का, उसको जेल में डालने का, और बीजेपी के आने के बाद उसको पतित पावन कर लेने का, उसको मंत्री बनाने का, और आप बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं की। आपने क्या संवैधानिक संस्थाओं का पवित्र माननीय कोड जो जिनका आपने कहा स्लिप ऑफ टंग जो आपने याद दिलाया, वो माननीय कोड भी तो सवाल किए हैं हमने। विवेक जी वो माननीय कोड जहां पर माफी मांगी राहुल जी ने, वो भी तो एक संवैधानिक संस्था है। उस पर अगर आप ये कहते हैं कि देश में कोई संवैधानिक संस्था काम नहीं कर रही, तो आप माननीय कोड पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। नहीं, मैं काम नहीं कर रही नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने पूरे संवैधानिक संस्थाओं को पार्टी का नौकर बना के रखा है, ये मैं कह रहा हूं। अब देखिए ना, अरे जिनके घर पे जाते हैं, जिनको जेल में डालते हैं, उनको अंदर लेने के बाद एकदम हिमराज जी एक बात और बहुत साफ है, हिमराज जी एक बात साफ है कि आप लोग चाहे जितना कहें, पर एक नैरेटिव होता है और एक मतदाता की साइकोलॉजी होती है, वो हिट होती है। संविधान बदल देंगे, लोकसभा चुनाव में असर पड़ा। आपको नहीं लगता ये इलेक्शन कमीशन वाली बात से एक ट्रैक्शन जनरेट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? हिमराज जी देखिए, राहुल जी हमेशा संविधान लेके घूमते रहते हैं, पब्लिक के बीच में संविधान बचाने की बात करते हैं और व्यवहार में सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन करने का काम करते हैं। ये संविधान के नियमों को नहीं मानते। संविधान संस्थाओं पर इनका भरोसा नहीं है। इनको भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर है। ये कहते हैं हम जो कहते हैं वही संविधान। तो ऐसे कैसे चलने वाला? देश में रहना होगा तो संविधान को मानना होगा, संविधान के अनुरूप चलना होगा, उसके नियमों का अनुपालन करना होगा और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना होगा। संविधान से ही देश चल रहा है और संविधान के अनुकूल ही चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसको पूरा भरोसा रखने की जरूरत। अगर ये सही नहीं है तो जहां कांग्रेस की जीत होती है वहां ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, और जहां इनकी हार हो जाती है वहां ईवीएम पर इनको जो है भरोसा नहीं रहता। ईवीएम पर सवाल करा करते हैं, ये कहते हैं कि अब ये देश में संविधान खतरे में है, तो भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला है। दरअसल इनको ये आभास हो चुका है कि बिहार के अंदर किसी की दाल गलने वाली नहीं है। एनडीए घटक दल के तमाम नेता, तमाम माननीय प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में जाकर के ऐलान कर चुके हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ठीक, और अब देखिए ये चर्चा बड़ी दिलचस्प रही, इसमें तमाम मुद्दे भी अच्छे एक हम बिना बहस के बात करते हुए कई मुद्दों को उठा पाए। मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से एक स्ट्रैटेजिकल दांव खेला गया है। जैसे संविधान बदलने वाली बात कही गई थी, एक मिनट भाई हो गया इमराज जी, एक तरीके से जैसे संविधान बदलने वाला एक दांव खेला गया था लोकसभा चुनाव के पहले, ऐसे हो सकता है कि एक मुद्दे को उठाया जा रहा हो, कुछ ट्रैक्शन जनरेट किया जा रहा हो। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर जब आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो उसके दोनों परिणाम हो सकते हैं। यह भी बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी,
कई सर्वे इस बात की ओर इंगित करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि बिहार चुनाव में हो सकता है इसकी कुछ फायदे भी मिले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को या एनडीए को। तो कुल मिलाकर इसको लेकर कांग्रेस का ये काउंटर चल रहा है। हालांकि व्यवहारिक रूप से ये जो लड़ाई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो एक तरीके से जंग छेड़ रखी है कांग्रेस ने, इसका क्या नतीजा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल बिहार चुनाव तक तो ये चलने वाला है मुद्दा, और देखते हैं बीजेपी इसको कैसे हैंडल करती है। धनंजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विवेक कोरडे जी आपका धन्यवाद, हिमराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। 5 की पड़ताल में इतना ही।